हेलो बच्चों, आज अपन 12th क्लास का उपसंयोजक यौगिक अपन पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट में यहां से 2 से या 3 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। उपसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले उसकी कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं साधारण लवण और मिश्रित लवण की, कि साधारण लवण क्या होता है और मिश्रित लवण क्या होता है। साधारण लवण को अपन बोलते हैं सिंपल सॉल्ट, मिश्रित लवण को अपन बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। ठीक है। साधारण लवण क्या होता है कि वो लवण जो एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, साधारण लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण लवण बोलते हैं। वे लवण जो एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन से मिलकर बना होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साधारण लवण बोलते हैं। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया KCl। अगर मैंने KCl को ब्रेक डाउन किया तो आपको क्या मिलेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आपका जो K पॉजिटिव है धनायन वो एक ही प्रकार का है, ऋणायन वो भी क्या है, एक ही प्रकार का है। ठीक है। जैसे NaCl की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो किस में ब्रेक डाउन होगा, Na पॉजिटिव के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर। तो इसके अंदर भी जो धनायन है वो एक ही प्रकार का है, ऋणायन है वो भी एक ही प्रकार का है। ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं MgCl2 की। अगर MgCl2 को अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपको मिलेगा Mg+2 प्लस 2Cl नेगेटिव। तो इसमें जो धनायन है वो भी एक प्रकार का है, ऋणायन भी एक ही प्रकार का है। लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज होगा, लेकिन सर यहाँ पर जो ऋणायन है वो 2 है, 2Cl नेगेटिव है। हाँ, यहाँ पर क्लोरीन है वो 2 है, लेकिन जो ऋणायन का एक प्रकार है वो तो एक ही है, Cl नेगेटिव ही है। ठीक है। इसी टाइप से FeCl3, इसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपको मिलेगा Fe+3 और 3Cl-। जो धनायन है वो आपका Fe+3 है और ऋणायन है वो Cl नेगेटिव है। ऋणायन 3 आयंस क्लोरीन के आपको मिल रहे हैं, लेकिन जो ऋणायन है वो तो क्या है, एक ही टाइप का है। तो यहाँ पर एक ही टाइप का क्या है, धनायन, और एक ही टाइप का क्या है, ऋणायन है। इससे जो आपका लवण है एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन से मिलकर बना होता है। इसलिए जो KCl है, NaCl है, MgCl2 है, FeCl3 है, इनको अपन क्या बोलते हैं, साधारण लवण बोलते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं मिश्रित लवण की। मिश्रित लवण क्या होता है, वे लवण जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन से मिलकर बने हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित लवण बोलते हैं। क्या, वे लवण जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन से मिलकर बने हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित लवण बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, कार्नेलाइट। ये आपको याद करना है, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। अगर इसको आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो अगर KCl को ब्रेक डाउन करो तो क्या मिलेगा आपको, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। MgCl2 को अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो Mg+2 और 2Cl नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो धनायन है वो क्या है, K पॉजिटिव और Mg+2 क्या है, धनायन है। ऋणायन यहां पर क्या है, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। ठीक है। तो यहां पर धनायन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। अगर मैं साधारण लवण की बात कर रहा हूं तो जो धनायन आपको मिल रहा है वो भी एक ही प्रकार का मिल रहा है और ऋणायन भी क्या मिल रहा है आपको, एक ही प्रकार का मिल रहा है। लेकिन ये जो कार्नेलाइट है इसमें जो धनायन है वो 2 प्रकार के हैं। तो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बोली कि वो लवण जो 2 या 2 से अधिक धनायन या ऋणायन से मिलकर अगर वो बना हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित लवण बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें ऋणायन तो एक ही टाइप का है, लेकिन धनायन क्या है, 2 टाइप का है। इसलिए जो कार्नेलाइट है वो किसका एग्जाम्पल है, मिश्रित लवण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2।
अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं FeSO4 को, तो आपको क्या मिलेगा Fe+2। SO4 को ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या मिलेगा SO4-2 NH4 का होल ट्वाइस। SO4 को अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो अगर ब्रेक डाउन करने का तरीका क्या है, इसका चार्ज मतलब जो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई आप ले जाओगे आप, जैसे NH4 का होल ट्वाइस है तो इधर की साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर क्या है बेटा 1 है, तो इसको ब्रेक डाउन करो तो NH4 के ऊपर क्या आएगा +1 चार्ज आएगा, SO4 के ऊपर क्या आएगा -2 चार्ज आएगा। तो इसको ब्रेक डाउन कर रहे हो तो 2NH4 पॉजिटिव प्लस SO4-2 में क्या होगा ब्रेक डाउन होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं धनायन की, तो यहाँ पर क्या है Fe+2 धनायन है और NH4 पॉजिटिव क्या है धनायन। हाँ, NH4 पॉजिटिव के 2 आयंस आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन NH4 जो आपका धनायन वो एक ही टाइप का है। Fe मतलब आपका मोहर सॉल्ट है उसमें जो धनायन है वो Fe+2 है और NH4 पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 टाइप के इसके अंदर धनायन है। ये ऋणायन क्या है SO4-2 ऋणायन है वो एक ही टाइप का है। तो इसके अंदर जो इस लवण के अंदर जो धनायन वो क्या है 2 प्रकार का है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया ये मिश्रित लवण का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट में बात कर रहा हूं फिटकड़ी, जिसको अपन पोटास एलम भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट चॉइस H2O। अगर इसको आप ब्रेक डाउन करते हो तो K2SO4 को ब्रेक डाउन करो तो क्या आएगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4-2 Al2SO4 का होल थ्राइस को ब्रेक डाउन करोगे तो 2Al+3 प्लस 3SO4-2 के अंदर क्या होगा ब्रेक डाउन होगा। तो देखिएगा जो धनायन है यहाँ पर एक तो K पॉजिटिव है और एक धनायन है एल्यूमिनियम+3 है। ठीक है, 2 प्रकार के यहाँ पर धनायन है, लेकिन ऋणायन तो एक ही टाइप का है SO4-2 और SO4-2। तो ये जो आपका लवण है वो 2 प्रकार के धनायन से और 1 प्रकार के ऋणायन से मिलकर बना है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया आपका मिश्रित लवण का एग्जाम्पल हो गया। कुछ बच्चे हैं जिनको ब्रेक डाउन करना नहीं आता होगा, तो अपन जो ब्रेक डाउन कैसे करते हैं उसकी अपन बात करते हैं। जैसे मान लो कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3, ठीक है। क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1। जब इसका आप फॉर्मूला बनाओगे तो क्या होगा, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, ठीक है। तो जो आपका नेगेटिव पॉजिटिव इसको नहीं देखना, जो इसका मैग्नीट्यूड है वही मतलब कि नीचे की साइड आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपको नहीं लगाना है। तो इसका 1 है, मैं 1 लिखूं या नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोरीन की यहां पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा AlCl3, ठीक है। अगर ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसको अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो क्या होगा, जैसे इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, इसको ब्रेक डाउन करोगे तो इसके जो नीचे की चार्ज है वो कहां पे चल जाएगा, ऊपर की साइड। इसके नीचे का है वो चार्ज किधर की साइड से जाएगा, इसके ऊपर, ठीक है। इसको इधर की साइड आएगा तो क्या आएगा एल्यूमिनियम+3 प्लस इसका चार्ज -1 है, तो ये कितने क्लोरीन 3Cl-। क्योंकि जो आपका लवण होता है वो क्या होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने क्या होना चाहिए नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये याद नहीं होता है कि यहाँ पर 6H2 आएगा या 24H2 आएगा। इसका याद करने का तरीका क्या है, फिटकड़ी को अपन बोलते हैं पोटास एलम। क्या बोलते हैं पोटास एलम। एलम से आप क्या लोगे एनम। एनम के अंदर क्या कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो 12 महीना, तो 12 महीने से क्या होगा डबल 24। और ये जो आपका कार्नेलाइट और मोर सॉल्ट है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो आपके पानी के जो अणु होंगे वो उससे क्या होगा हाफ होगा। मतलब एन मतलब 12 का मतलब डबल, तो यहाँ पे 24H2 हो गया और 12 का हाफ क्या हो जाएगा 6H2 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करें आप। ठीक है, अपन साधारण लवण और मिश्रित लवण की बात कर चुके थे। अब अपन बात कर रहे हैं जो मिश्रित लवण है वो 2 टाइप का है। एक तो द्विक लवण जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं डबल सॉल्ट, एक संकुल यौगिक जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस संकुल यौगिक को अपन उपसहसंयोजक यौगिक भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है देखिएगा, जो आपका द्विक लवण है वो एक मिश्रित लवण का एक टाइप है,
इस जो द्विक लवण है इसको अगर आप पानी के अंदर डालते हो तो जो आपका द्विक लवण है जिस आयन से ये मिलकर बना होता है पानी में डालने पर वो जो आयन से मिलकर बना होता है वो आयन्स आपस में क्या हो जाएगा बेटा, पूरा ब्रेक डाउन हो जाएंगे। या अपन कह सकते हैं कि जो द्विक लवण है अगर इसको आप पानी में डालते हो तो ये तार तार हो जाता है। तार तार का होने का मतलब क्या है कि जो द्विक लवण जिस संघटक आयन से मिलकर बना होता है उन संघटक आयनों के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वह मिश्रित लवण जिसको पानी में डालने पर अपने संघटक आयनों में आयनीकृत हो जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी आयन अपना वास्तविक परीक्षण देते हैं। वास्तविक परीक्षण से क्या मतलब है, देखिएगा एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे अपन ने जो मिश्रित लवण है उसकी अपन बात की थी कार्नेलाइट की। कार्नेलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो KCl.MgCl2.6H2O होता है। अगर इसको आप पानी के अंदर डाल रहे हो तो आपका ये KCl है वो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा। जो MgCl2 है वो Mg+2+2 Cl नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वास्तविक परीक्षण का मतलब क्या है कि आपका जो जलीय माध्यम है उसके अंदर K पॉजिटिव आयन भी उपस्थित है, Mg+2 आयन्स भी उपस्थित है और Cl आयन्स भी क्या है, उपस्थित है। अगर मान लो कि मुझे ये देखना है कि इसके अंदर पोटेशियम आयन उपस्थित है या नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पोटेशियम आयन्स का जो परीक्षण जिस रसायन या जिस केमिकल से करते हैं अगर उसके अंदर डालूंगा तो उसका कुछ स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक एक विशिष्ट रंग आएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा। ये कब ऐसा देखने को मिल रहा है, जब इस द्विक लवण को आपने पानी में डाला है तब ये आपका जो आयन्स है वो जितने भी आयन्स हैं वो क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए। और ब्रेक डाउन हो गए तो इसकी वजह से अगर आप उसके अंदर केमिकल डालोगे तो उसका परीक्षण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वास्तविक परीक्षण देते हैं। जितने भी आयन्स होते हैं वो अपना इंडिविजुअल अपना परीक्षण देते हैं क्योंकि वो टोटली क्या हो जाते हैं, उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जो डबल साल्ट है वो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं और जलीय अवस्था में अस्थायी होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो आपका KCl MgCl2.6H2O है ये ठोस अवस्था के अंदर है। ये किस अवस्था के अंदर है, ठोस अवस्था के अंदर है। ठीक है, लेकिन अगर इसको पानी में डाल रहे हो तो उस पानी के अंदर ये KCl.MgCl2 फॉर्म के अंदर नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो डबल साल्ट है वो ठोस अवस्था के अंदर तो स्थायी है, लेकिन पानी के अंदर डाल रहे तो ये जो पानी के अंदर अगर आप डाल रहे हो तो ये तार तार हो रहा है। तार तार होने का मतलब क्या है कि जो जिस आयन से ये इसका निर्माण होता है वो उस आयन के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। ये आपका मोहर सॉल्ट होता है। अगर इसको पानी में डालोगे तो ये जिस आयन से इसका निर्माण होता है वो अपने ही आयन के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे FeSO4 है ये Fe+2 प्लस SO4-2 में टूट गया। NH4 का होल ट्वाइस SO4 है, ये किस में टूट गया, NH4 पॉजिटिव SO4-2 के अंदर। तो ये अपने अलग अलग इंडिविजुअल आयन्स के अंदर क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इंडिविजुअल आयन्स के अंदर अगर ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो इनका अगर आपको टेस्ट करना है तो इनका केमिकल्स अगर उस जलीय मीडियम में अगर आप डालोगे तो उसका एक विशिष्ट रंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर आप उस आयन्स का परीक्षण आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना कि जो द्विक लवण होते हैं ये सभी आयन्स अपना एक वास्तविक मतलब इंडिविजुअल टेस्ट ये देते हैं। जो आपका डबल सॉल्ट होता है ठोस अवस्था के अंदर स्थायी रहता है, लेकिन पानी के अंदर डालोगे तो जिस आयन से ये इनका निर्माण होता है वो उस जलीय माध्यम के अंदर
अपने इंडिविजुअल जो आयन जिससे इसका फॉर्मेशन होता है वो उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा अपनी आयनों के अंदर। ठीक है, इसलिए ये ठोस अवस्था के अंदर स्थायी होता है और जलीय अवस्था के अंदर ये क्या होगा, अस्थायी होगा। क्लियर। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है आपका संकुल यौगिक। संकुल का आपको नाम के अंदर ये कॉम्प्लेक्स, जो इस यौगिक का जो स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। कॉम्प्लेक्स होगी तो अगर इसको पानी के अंदर अगर आप डालोगे तो ये पूर्णतः आयनीकृत नहीं होगा, मतलब ये अपने संघटक आयनों के अंदर ये ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वह मिश्रित लवण जिसको पानी में डालने पर अपने संघटक आयनों में आयनीकृत नहीं होते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। अगर संघटक आयनों के अंदर आयनीकृत नहीं होंगे तो परीक्षण नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि ये सभी आयन अपना वास्तविक परीक्षण नहीं देंगे, क्योंकि ये टोटली ब्रेकडाउन ही नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से अपन समझे, आपका FeCl2 और KCN है। जो FeCl2 है वो आपका सिंपल सॉल्ट, KCN क्या है आपका, सिंपल सॉल्ट। जब दो सिंपल सॉल्ट को मैंने मिलाया तो एक मेरे पास क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो आपका संकुल यौगिक का जो निर्माण होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो ब्रैकेट है इसका, इस ब्रैकेट के अंदर उपस्थित जो भी आयंस है, धनायन ऋणायन, वो पानी में डालने पर ब्रेकडाउन नहीं होंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर जो उपस्थित आयंस है वो क्या होंगे, ब्रेकडाउन होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको एक्वस का मतलब होता है बेटा जलीय माध्यम, जल के अंदर अगर आप डालोगे तो ये आपका K पॉजिटिव एक्वस, और ये क्या होगा, ये ब्रेकडाउन होगा। लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर की साइड उपस्थित है वो ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो बस ये क्या होगा, ब्रेकडाउन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप पानी में डाल रहे हो तो जो ब्रैकेट के अंदर उपस्थित जो आयंस है वो ब्रेकडाउन नहीं हो रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर उपस्थित जो आयंस है वो क्या हो रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रहे हैं। तो जो आयंस आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहे हैं। तो ओनली इसके अंदर पोटेशियम आयन ही अपना इंडिविजुअल परीक्षण दे पाएगा, लेकिन आयरन और जो साइनाइड है CN वो अपना इंडिविजुअल वास्तविक परीक्षण नहीं दे पाएगा। तो ये मैंने बोला कि ये सभी आयंस अपना वास्तविक परीक्षण नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब ये। लेकिन जो द्विक सॉल्ट है, जो द्विक लवण है, वो उसमें क्या हो रहा है, पानी में डालने पर उनका जो निर्माण जिस आयन से हो रहा है वो पूर्णतः क्या हो जाएंगे, अपने संघटक आयनों के अंदर ब्रेकडाउन हो जाएंगे। तो ब्रेकडाउन हो जाएंगे तो ये अपना इंडिविजुअल परीक्षण दे पाएंगे। बट इसके अंदर क्या हो रहा है, ये कंप्लीटली मतलब आयनाइज नहीं हो रहा है, बस जो आपका ब्रैकेट के बाहर उपस्थित जो आयंस है वही ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर उपस्थित जो आयंस है वो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। जो आयनाइज हो रहा है वो अपना परीक्षण देगा, और जो ब्रैकेट के अंदर उपस्थित जो आयंस है वो अपना परीक्षण नहीं देगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट है संकुल यौगिक ठोस और विलयन अवस्था में दोनों में क्या होंगे, स्थायी होते हैं। इसमें देखिएगा कि ठोस अवस्था में स्थायी है और जलीय अवस्था के अंदर अस्थायी है। ये दोनों अवस्था के अंदर क्या स्थायी है, क्यों कि ठोस अवस्था के अंदर तो ये स्थायी है, मतलब अपने जो आयंस है वो सोल्ट फॉर्म के अंदर, लवण फॉर्म के अंदर उपस्थित है। लेकिन जब इसके अंदर आप पानी में डाल रहे हो तो जो आयंस है वो अपने संघटक आयनों के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है कंप्लीटली, लेकिन इसके अंदर कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो ठोस अवस्था में है उसमें भी स्थायी होता है, और अपना जो जलीय माध्यम में आप डाल रहे हो तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, विलयन अवस्था के अंदर भी ये स्थायी होते हैं। इट्स क्लियर। ठीक है, अपन ने जो मिश्रित लवण है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो द्विक लवण और एक संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक। अपन इस चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक अपन पढ़ने वाले हैं। तो जो आपका संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको बोलते हैं, उपसंयोजक यौगिक जिसको अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन बोलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि उपसंयोजक यौगिक क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो आपका ब्रैकेट है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं समन्वय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, समन्वय क्षेत्र। ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर का जो क्षेत्र है
ये वाला और ये वाला, इसको अपन बोलते हैं आयनिक क्षेत्र। मतलब अपन ने बात की थी संकुल यौगिक की, तो उसमें आपका जो इस समन्वय आयनिक क्षेत्र के अंदर उपस्थित था वो आयनीकृत हो रहा था, और जो समन्वय क्षेत्र के अंदर उपस्थित था वो आयनीकृत नहीं हो रहा था। तो जो आपका समन्वय क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र है उसको अपन बोलते हैं आयनिक क्षेत्र। ठीक है, जो ब्रैकेट है इसके अंदर का जो क्षेत्र है उसको अपन बोलते हैं समन्वय क्षेत्र। ठीक है, जो M है, M का मतलब बेटा मेटल, मतलब केंद्रीय परमाणु। L का मतलब है लिगेंड, L का मतलब क्या है लिगेंड। N का मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड, इसको अपन बोल सकते हैं, या समन्वय संख्या इसको अपन बोल सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो ब्रैकेट वाला जो क्षेत्र है वो समन्वय क्षेत्र है, ब्रैकेट के बाहर का जो क्षेत्र है उसको अपन बोलते हैं आयनिक क्षेत्र। M है वो केंद्रीय परमाणु है, L है वो लिगेंड है, N है वो नंबर ऑफ लिगेंड आप बोल सकते हो, या समन्वय संख्या आप बोल सकते हो। बात क्या है, एक ही। क्लियर? अपन अलग अलग जो चीज है उसकी अपन स्टडी करेंगे एक एक। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं समन्वय संख्या। मैं स्टार्ट कर रहा हूं समन्वय संख्या, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, क्या होता है कि संकुल में केंद्रीय धातु के साथ बने उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को अपन समन्वय संख्या कहते हैं। अब बात यह आती है कि सर ये उपसहसंयोजक बंध क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, अपन बात करें अलग अलग बंध की। जैसे अपन बात कर रहे हैं उपसहसंयोजक से पहले मैं बात कर रहा हूं सहसंयोजक बंध। जैसे मान लो कि आपका A एलिमेंट है और एक B एलिमेंट है, तो अगर इसके बीच के अंदर बंध, मान लो कि इसका एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, साझा कर लिया, मतलब एक बंध बनाने के लिए आपको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये क्या कर रहे हैं, शेयरिंग से बना रहे हैं, साझा करके बना रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, बंध बना रहे हैं। तो अगर शेयरिंग साझा से अगर कोई बंध बन रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। लेकिन मान लो बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ए के पास क्या इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एक ही परमाणु के द्वारा बंध बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन वो ही डोनेट करे और उससे बनने वाला बंध, उसको अपन क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध तो क्या होता है, साझा से बना जो बंध होता है उसको अपन बोलते हैं सहसंयोजक। उपसहसंयोजक क्या होता है, किसी परमाणु के द्वारा बंध बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा डोनेट किया जाए तो उससे बनने वाला जो बंध होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक बंध। होता क्या है कि मान लो कि आपका ये केंद्रीय परमाणु है M, इसके पास क्या आ रहा है, लिगेंड आ रहा है। ठीक है, इसके पास क्या आ रहा है, लिगेंड। लिगेंड के पास क्या होता है, एकागी युग्म। ये क्या करेगा कि एकागी युग्म में इस मेटल को, आयन को डोनेट कर देगा और किसका निर्माण करेगा बेटा, उपसहसंयोजक बंध। तो जो लिगेंड के द्वारा आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके जो लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को अपन क्या बोलेंगे, समन्वय संख्या अपन बोलेंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन क्या है, संकुल में केंद्रीय धातु के साथ बने उपसहसंयोजक बंध की संख्या को क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो उपसहसंयोजक बंध है वो किसके बीच में बनेगा, आपका केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच के अंदर बनेगा। ठीक है, सुनो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा धातु कितनी समन्वय संख्या दर्शाता है, या समन्वय संख्या से आपको क्या पता लगाना है कि ये कितने उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक चीज है, मतलब
जिस धातु परमाणु के ऊपर जितना चार्ज बढ़ेगा, तो मान लो एक मेटल आयन है, उसके ऊपर +1 चार्ज है, एक के ऊपर +2 चार्ज है, एक के ऊपर +3 चार्ज है। चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी साइज क्या होगी, घटेगी। अगर मान लो कि इसके पास लिगेंड आ रहा है, इसके पास भी लिगेंड आ रहा है और इसके पास भी लिगेंड आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड ज्यादा क्या करेगा, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा उतना ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जिसके ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा, लिगेंड को अपनी साइड उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कहने की बात ये है कि बहुत सारे लिगेंड को अपनी साइड क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। इसके ऊपर चार्ज कम है, अट्रैक्शन कम है, तो कम लिगेंड को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो इससे बनने वाला जो उपसंयोजक बंध है लिगेंडों के साथ, वो क्या करेगा, कम बनेगा। +2 चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ा है, तो यहाँ पर ज्यादा उपसंयोजक बंध बनेंगे। यहाँ पर +3 चार्ज है तो इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो और ज्यादा लिगेंडों को अपनी साइड आकर्षित करेगा, तो और ज्यादा क्या बनाएगा, उपसंयोजक बंध बनाएगा लिगेंड के साथ, तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, जिसकी चार्ज कम होगा उसकी समन्वय संख्या कम होगी, या उपसंयोजक बंध बनाने की जो प्रवृत्ति होगी वो क्या होगी, कम होगी। जैसे Ag+1 है, एक Au+1 है और कॉपर +1 है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका क्या हो सकता है बेटा, 2 और 4, लेकिन मेनली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, 2। मतलब ये धातु परमाणु ये 2 लिगेंड के साथ 2 ही उपसंयोजक बंध बना सकते हैं। सेकेंड है चार्ज बढ़ा, प्लेटिनम +2, निकल +2, Mg+2, कोबाल्ट +2, मैग्नीज +2, प्लेटिनम +2। ये 4 या 6 समन्वय संख्या दर्शा सकते हैं। मतलब या तो 4 उपसंयोजक बंध बना सकते हैं या 6, लेकिन मेनली कितना बनाएगा, 4। ठीक है, नोट डाल के लिखना कि जो प्लेटिनम +2 है वो 4 समन्वय संख्या शो करता है, और प्लेटिनम +4 होता है वो 6 समन्वय संख्या प्रदर्शित करता है। इसको आपको याद करना है। ठीक है, ये चीजें आपको आगे समझ में आ जाएगी। चार्ज और बढ़ा, +3 है ना, Fe+3, स्कैंडियम +3, मैग्नीज +3, क्रोमियम +3, कोबाल्ट +3, इरिडियम +3, रुथीडियम +3। चार्ज बढ़ा तो लिगेंड, बहुत सारे लिगेंड को अपनी साइड क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और उपसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति क्या होगा, बढ़ेगी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। मतलब जिस केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर +3 चार्ज होता, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। +2 जिसके ऊपर चार्ज है उसका जो समन्वय संख्या 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, बट मेनली मुख्य रूप से इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो क्या होगी, 4 होगी। अगर जिसके ऊपर +1 चार्ज है तो उसकी समन्वय संख्या 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से उसकी जो समन्वय संख्या होगी कितनी होगी ना, 2 होगी। लेकिन ये आपको याद करना है, प्लेटिनम +2 हमेशा 4 समन्वय संख्या शो करेगा, और प्लेटिनम +4 6 समन्वय संख्या प्रदर्शित करेगा। लिखें।